हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत। मैं आज जिस विषय पर बात करने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है जिस पे हमने बात करनी है व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी। तो क्या है ये पर्सनैलिटी जिसको हम व्यक्तित्व कहते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में इसको पर्सनैलिटी कहते हैं। इसको समझते हैं। व्यक्तित्व, इसी को हम अंग्रेजी में कहते हैं पर्सनैलिटी। देखिए, ये जो व्यक्तित्व शब्द है इसी को अंग्रेजी में पर्सनैलिटी कहते हैं। और ये पर्सनैलिटी शब्द जो अंग्रेजी का है ये कहां से आया? ये लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से आया। लैटिन भाषा का जो पर्सोना शब्द है, पर्सोना, इससे ये लिया गया। और इसका जो अर्थ है वो होता है आवरण या मुखौटा। आवरण या मुखौटा। इसी को हम मास्क भी कहते हैं। ये जो मुखौटा होता है चेहरे के ऊपर लगाने वाला, ये बेसिकली पहले जब बहुत प्राचीन काल में लोग एक दूसरे का किरदार करते थे, जैसे रामायण महाभारत में या उससे पहले और किसी चीज का किरदार करने के लिए चेहरे पे एक मास्क या मुखौटा लगाते थे, तो वहां से ये शब्द लिया गया। यानी मुखौटा लगाकर फिर किसी किरदार में घुस करके उसकी एक्टिंग करना है, उसके जैसा दिखाना। तो वहां से ये पर्सोना शब्द है, पर्सोना से पर्सनैलिटी शब्द। तो ये व्यक्तित्व क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम करें तो आवरण या मुखौटा, या जो बाहर से मुखौटा भी बाहर से ही दिखता है, तो बाहर से दिखने वाला एक जो आवरण है उसको हम व्यक्तित्व से तुलना करते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में अलग अलग लोगों ने कहा है। एक थे परिभाषा की अगर हम बात करें, परिभाषा क्या है? वुडवर्थ एक मनोवैज्ञानिक हैं, जो इन्होंने पर्सनैलिटी को कैसे परिभाषित किया, यानी व्यक्तित्व की जो इन्होंने परिभाषा दी, उसको ये लिखते हैं कि व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता उसका व्यक्तित्व है। उसका व्यक्तित्व है। यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है, इन्होंने कहा संपूर्ण गुणात्मकता। ये जो वर्ड है ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में जो व्यक्तित्व का मापन होता था, मेजरमेंट होता था, वो केवल शारीरिक बनावट या शारीरिक गुणों को लेकर के होता था। यानी बाहरी मापन किया जाता था। आदमी लंबा है, चौड़ा है, मोटा है, पतला है, उसके आधार पर हम पर्सनैलिटी का करते थे प्राचीन काल में। लेकिन धीरे धीरे बाद में आंतरिक और बाहरी, अंदर के गुण और बाहर के गुण दोनों को मिलाकर के व्यक्तित्व का मापन होने लगा। और आंतरिक और बाहरी गुणों को जब मापा जाने लगा तो उसी के आधार पर जो वुडवर्थ हैं, इन्होंने अपनी परिभाषा दी संपूर्ण गुणात्मकता। यानी बाहर से जितने भी गुण शरीर में दिखते हैं, मोटाई, लंबाई, सुंदरता, रंग, आकार, प्रकार, सब, और उसके साथ साथ उसका व्यवहारिक जो गुण है, उसमें जो क्वालिटीज हैं, जो मूल्य हैं, जो उसका व्यवहार है, उन सब को मिलाकर के जितने भी प्रकार के गुण हैं, उन सारी गुणों की जो गुणात्मकता है, वो संपूर्ण गुणात्मकता, वही उसका व्यक्तित्व है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे शब्दों में इन्होंने डिफाइन किया। आपने देखा होगा कभी कभी हम किसी के व्यवहार के बारे में कहते हैं, यार वो तो बहुत क्रोधी है, वो बहुत गुस्सैल आदमी है, तो ये उसके आप पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं, व्यक्तित्व के बारे में कहते हैं। वो बहुत दयालु है, या वो बहुत जो है घमंडी है। ये सारे वर्ड हम उसके व्यक्तित्व को लेकर के या पर्सनैलिटी को लेकर के बात करते हैं, जिसमें हम उसके बाहरी गुण और शारीरिक गुणों को भी कई बार हमने कहा तो बहुत मोटा है, वो बहुत पतला है, वो बहुत सुंदर है। तो ये शारीरिक और जो आंतरिक गुण है, बाह्य और आंतरिक गुण है, दोनों को मिला करके हम उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं। तो ये तो कहा वुडवर्थ ने कि व्यक्तित्व जो है क्या है, यानी पर्सनैलिटी क्या है। व्यक्ति की, जो भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, उसकी संपूर्ण गुणात्मकता, जितने भी उसमें सारे गुण हैं, उन सबको मिला करके पर्सनैलिटी का निर्माण होता है।
एक आदमी बहुत सुंदर है, देखने में अच्छा है, लंबा है, चौड़ा है, लेकिन अगर उसका व्यवहार ठीक नहीं है, उसके गुण उसमें अच्छे नहीं है, वो घमंडी है, बातचीत में ठीक नहीं है, तो उसका व्यक्तित्व अच्छा नहीं हो सकता। उसके व्यक्तित्व में जो है हम किसी प्रकार से ये नहीं कह सकते कि उसका सकारात्मक व्यक्तित्व है, वो सही व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है। तो उनका भी उसमें समावेश रहता है। तो आंतरिक और बाहरी सभी गुणों का जो है एकीकरण जो होता है वही उसका व्यक्तित्व होता है, जिससे वो जांचा जाता है जिसको। अगली परिभाषा दी है गिलफोर्ड, एक है गिलफोर्ड का नाम आपने सुना होगा। ये एक मनोवैज्ञानिक भी हैं और शिक्षा शास्त्री भी हैं। इन्होंने क्या कहा है कि हम व्यक्तित्व को शील गुणों के शील गुणों के एक संकलित नमूने के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इन्होंने भी वही बात कही है। ये जो संकलित शब्द आया, संकलित नमूना, संकलित मतलब इकट्ठा करके, हम व्यक्तित्व को शील गुणों के एक संकलित, शील गुण मतलब ट्रैट, जो आप इसमें जब आगे जाएंगे तो बहुत सारी शील गुणों के बारे में थ्योरी दी है, अलग अलग दी, ऑलपोर्ट ने दी है, कैटल ने दी है। उन सब ने शील गुणों के जो विशेष गुण हैं, यानी मनुष्य के अंदर जो विशेष गुण है, शील गुण मतलब विशेष गुण है, उनको जो संकलित रूप है, संकलित नमूना, यानी अच्छे अच्छे गुणों को जितनी भी उसमें क्वालिटीज है उन सबको संकलित कर दिया जाए तो उसको हम उसका व्यक्तित्व कहेंगे, जो बाहर से और व्यवहार में दिखाई देते हैं। एक आदमी बहुत देखने में सुंदर है, अच्छा खासा लंबाई, वेट, वजन उसका सही है और व्यवहार में भी वो अच्छा है, तो उसके जितने भी अच्छे गुण हैं उन सारी अच्छाइयों को हम पर्सनैलिटी के रूप में देखते हैं। ये गिलफोर्ड ने कहा है। इसके बाद एक अगर हम और बात करें तो मॉर्गन तथा गिलीलैंड, एक और मनोवैज्ञानिक थे, मॉर्गन तथा गिलीलैंड, इन्होंने भी व्यक्तित्व के बारे में अपनी एक परिभाषा दी है। इन्होंने कहा है कि हम जो कुछ हैं उस सब का योग, हम जो कुछ हैं उस सब का योग व्यक्तित्व के नाम से पुकारा जाता है। इन्होंने भी वही बात कही। योग शब्द आया यहाँ पर, जहां पर ये संकलित शब्द आया था, इस पर भी यहां संपूर्ण गुणात्मकता आई थी, और यहां योग, योग माने सब इकट्ठा करके। अब यानी जो कुछ हम हैं, जो कुछ भी हम हैं, हमारे अंदर जितनी भी क्वालिटीज हैं, चाहे वो आंतरिक गुण हो, चाहे शारीरिक गुण हो, बाहरी और आंतरिक, सभी गुणों को मिलाकर उसका जो योग है उसी को व्यक्तित्व के नाम से पुकारा जा सकता है। तो इन्होंने भी वही बात कही कि व्यक्ति के अंदर जितने भी शारीरिक और मानसिक और आंतरिक और बाहरी गुण हैं, उन सब को मिला करके जो चीज बनती है वो उसका व्यक्तित्व होता है। और यही बात इन्होंने कही वुडवर्थ ने कि व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता उसका व्यक्तित्व है। यानी पर्सनैलिटी के अंदर व्यक्ति के वो सारे गुण आते हैं जो उसको बाहरी रूप से प्रदर्शित करते हैं और व्यावहारिक रूप से उसके व्यवहार में भी दिखाई देते हैं। तो यानी कि शारीरिक, मानसिक या मनोदैहिक, मानसिक और शारीरिक गुण जितने भी उसमें हैं वो सब उसके व्यक्तित्व को इंगित करते हैं, ऐसा इन्होंने कहा। और यही बात आलपोर्ट ने भी कही है। अगर इसको अब जगह नहीं रहेगी, आप थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक परिभाषा में और लिखवा दूं।
उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। एक में और आपको एक परिभाषा दिखा दूं। एक ऑलपोर्ट, एक मनोवैज्ञानिक थे, ऑलपोर्ट का नाम आपने सुना होगा। इन्होंने भी व्यक्तित्व को परिभाषित करने का प्रयास किया। इन्होंने कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदैहिक गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है जो उसे बेहतर समायोजन करने में सहयोग करता है। यहां पर इन्होंने भी वही गत्यात्मक संगठन, जैसे वहां पर हमने कहा था संकलित गुणों का या संपूर्ण गुणात्मकता, यहां संगठन का मतलब यहां पर भी गत्यात्मक, मनोदैहिक एक शब्द आया है इसमें, मानसिक और शारीरिक, जिनको मैंने कहा कि मानसिक का मतलब आंतरिक गुण और शारीरिक मतलब बाह्य गुण। तो मानसिक, शारीरिक और आंतरिक और बाह्य गुणों, इन सारे गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है, गतिशील है, जो लगातार काम करता रहता है। और ये संगठन क्या करता है कि उसे व्यक्ति को बेहतर समायोजन मतलब एडजस्टमेंट में, कहीं भी वो नई सोसाइटी में जाए, किसी भी समाज में, यहां पर समाज और लिख सकते हैं आप, बेहतर समाज में, उसे समाज में, ये भी आप कर सकते हैं, समाज में बेहतर समायोजन करने में सहयोग करता है। तो ये सारा का सारा जो है, ये व्यक्तित्व की एक परिभाषा है, आपको मैंने दी। तो मुझे लगता है कि अभी आपको ये परिभाषाएं समझ में आ गई होंगी। तो इसको आप नोट करना चाहें नोट करिए। फिर मैं बढ़ता हूं इसकी संरचना के बारे में। संरचना या इसका जो क्लासिफिकेशन है, कितने प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, इसके बारे में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग ढंग से इसका वर्गीकरण किया है। तो फिर बढ़ते हैं वर्गीकरण की ओर। अब यहां पर हम जब संरचना की बात करेंगे तो संरचना यानी व्यक्तित्व संरचना, इस संरचना मतलब स्ट्रक्चर। यहां पर मैं एक बहुत महत्वपूर्ण जो थे फ्राइड, सिगमंड फ्राइड का नाम आपने सुना होगा, एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने व्यक्तित्व संरचना के बारे में एक कॉन्सेप्ट दिया था कि ये होती किस तरह की है, यानी किस प्रकार का व्यक्तित्व होता है। तो उन्होंने इसके तीन पार्टों में इसको बताया है कि इसमें सबसे पहले होता है इड, अंग्रेजी में इड, इसी को हिंदी में इदम कहते हैं। और दूसरा इन्होंने कहा ईगो, जिसको हम कहते हैं हिंदी में अहम। और तीसरा हो गया सुपर ईगो। ये आदर्श अहम या परम अहम भी इसको बोलते हैं। इन्होंने कहा, सिगमंड फ्राइड ने, कि व्यक्तित्व जो है 3 प्रकार का होता है। और ये जो डेवलप, इसकी जो संरचना है, संरचना मतलब स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं, उसके प्रकारों की नहीं बात कर रहा हूं। मतलब इन्होंने कहा है कि ये धीरे धीरे जो इसकी संरचना बनती है व्यक्तित्व की, किस प्रकार की होती है। अब ये इसको थोड़ा सा इस तरह से समझिए कि जो बचपन में आदमी जन्म लेता है और बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, तो 5-7 साल या वो प्रारंभिक बाल्यावस्था में उसका जो है व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो इदम, ये जो अवस्था है, इसकी जो संरचना होती है व्यक्तित्व की, ये
पहले इड इद होता है, इड इदम, ये इस प्रकार का होता है कि बचपन में आपने देखा होगा बच्चे के अंदर एक प्रवृत्ति रहती है कि उसे खिलौना चाहिए तो चाहिए, वो कहां से आएगा उसे नहीं मालूम, उसको लाने में माँ बाप को, परिवारजनों को कोई परेशानी हो तो हो, उसे कोई मतलब उस बात से नहीं रहता। इसको आनंद का सिद्धांत भी कहा गया है, ये कहा गया है, ये आनंद का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। सिर्फ अपने आनंद से मतलब है, दूसरी कोई बात वो नहीं जानता, उसे जिद्दी टाइप के होते हैं बच्चे। तो ये इड जो है ये एक ऐसा गुण है कि अगर ये बहुत किसी किसी के अंदर ये बहुत बाद में डेवलप होता है, बाल्यावस्था में ज्यादातर ये गुण रहते हैं। और दूसरा इसमें होता है अहम। इस जब तक ये स्थिति रहती है तो यहां से अपनी इच्छाओं की पूर्ति से मतलब रहता है, उसे कोई मतलब नहीं दूसरे को मेरी इस इच्छा से तकलीफ हो रही है, क्या हो रहा है, कोई उससे लेना देना नहीं है, उसे सिर्फ अपनी इच्छा पूर्ति करनी है, कहां से होगी कैसे, और उसके लिए वो कुछ भी कर देता है। आपने देखा कि बच्चे चोरी भी कर लेते हैं, कई बार चोर बनते हैं, चोर बनने वाले जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ये ज्यादा होता है, उन्हें अपनी सुविधा से मतलब है, वो यही बच्चे होते हैं जिनके अंदर ये ज्यादा डेवलप हो जाता है। फिर दूसरे होते हैं अहम, ये थोड़ा इसका ईड का जो है अगला विकसित रूप है, इसमें थोड़ा समझदारी हो जाती है, वो ये सोचने लगता है कि यार मुझे मान लो मिठाई खानी थी या जलेबी खानी थी, पैसे नहीं है तो चोरी करके खा लूं, तो ये तो कहेगा, ईड कहेगा चोरी करके खा ले। लेकिन ये जो अहम है, ये जो ईगो है, ये कहेगा चोरी करना बुरी बात है, ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो ये इससे अगला रूप है, ये दूसरे प्रकार का व्यक्तित्व है। और तीसरा होता है सुपर ईगो। सुपर ईगो मतलब जब ये दो आपस में लड़ रहे होते हैं कि मुझे कुछ भी करके खाना है और ये कह रहा है चोरी कर ली जाए, तो ये इन दोनों में बैलेंस करता है। सुपर ईगो ये कहता है देखो ये ठीक नहीं है, इस बात को छोड़ो, जब अपने पास पैसे होंगे तब खा लेंगे या नहीं खाएंगे, ये गलत बात है, चोरी करना ठीक नहीं है। तो ये जो सुपर ईगो होता है ये इन दोनों में बैलेंस करने का काम करता है। और आपने देखा होगा कभी भी जब भी जीवन में कोई भी हम काम करते हैं, और ये आयु के साथ विकसित होते हैं, जब जैसे आदमी एजेड होता जाता है उसका ये आदर सहम जो है विकसित होता जाता है, समझदारी बढ़ती जाती है, समझदारी का मतलब आदर सहम, और ये जिद जो है यहां आकर ये इनमें बैलेंस बनाना शुरू करता है। आधी बात में सोचता है यार ठीक नहीं है, ये गलत है, ये सही है, ये सही गलत करूं या ना करूं, ये जो सारे फैसले दुनिया के प्रत्येक आदमी के अंदर एक आवाज आती है कि ये काम करना है। तो एक उम्र ऐसी होती है जब उसे करना ही करना है, बचपन होता है, लेकिन बाद में एक अवस्था ऐसी आ जाती है जब वो बड़ा हो जाता है, युवा हो जाता है, तो वो सही और गलत भी सोचने लगता है, और फिर उसमें ये अहम कहता है कि ये ठीक नहीं है। तो ये तीनों आवाजें आती है और वहीं से मनुष्य निर्णय करता है कि मुझे ये काम करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो ये इस ईगो के कारण होता है। तो ये संरचना की इन्होंने बात की कि व्यक्तित्व की संरचना इस प्रकार की होती है कि उसमें 3 गुण होते हैं जिनमें वो उनके आधार पर डिसीजन लेता रहता है। अगली हम अगर बात करें तो थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए आप। तो ये तो इसकी संरचना के बारे में, जैसा मैंने बताया कि ईड जो है ये आनंद को चाहिए, इसको अपनी इच्छा पूरी करनी कैसे भी हो, ये थोड़ा और समझदार है, इसमें विवेक होता है, और ये और भी समझदार होता है, इन दोनों में कंप्रोमाइज कराता है। अब हम बात करते हैं व्यक्तित्व के वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं, कि दुनिया में कितने प्रकार के व्यक्तित्व पाए जाते हैं, उन पर अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग जो है अपनी व्याख्या की है, अलग अलग अपना वर्गीकरण किया है। इसमें जब हम बात करेंगे व्यक्तित्व के वर्गीकरण कितने श्रेणियों में हम व्यक्तित्व को बांट सकते हैं, इस पर बात की है। तो सबसे पहले इसमें जो बात की है ये हिप्पोक्रेट्स एक थे, इन्होंने व्यक्तित्व को अलग अलग भागों में बांटा। इसकी अगर बात करें तो हम इन्होंने नंबर 1 पे कहा कफ प्रवृत्ति वाले, और इन्हीं को हम जैसे यानी कि क्रोधी जिनको हम बोलते हैं,
क्रोधी व्यक्ति। दूसरा इन्होंने कहा है काले पित्त वाले। तीसरा इन्होंने कहा पीले पित्त वाले। इनको, ये जो काले पित्त वाले होते हैं ये निराशावादी होते हैं, ये नेगेटिविटी इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। और ये जो पीले पित्त वाले होते हैं ये होते हैं मंद व्यक्ति, इनकी बुद्धि में कुछ कमी रहती है, मंद व्यक्ति होते हैं। और एक और इन्होंने कहा आशावादी व्यक्ति। आशावादी व्यक्ति, ये भी इन्होंने बताया। और ये जो आशावादी व्यक्ति होते हैं ये संतुलित और सबल, मतलब अपने काम को करने में सक्षम होते हैं, अपना काम अच्छी तरह से कर लेते हैं। इसके अलावा अगले हम बात करें, अगला एक जो वर्गीकरण है वो हुआ है, ये दिया है क्रैस्मर ने। और इन्होंने शारीरिक बनावट के आधार पर ये वर्गीकरण किया है। शारीरिक बनावट के आधार पर ये इन्होंने फिजिकल स्ट्रक्चर के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया। इन्होंने कहा है खिलाड़ी प्रवृत्ति वाले, खिलाड़ी प्रवृत्ति वाले, इन्हीं को अंग्रेजी में कहते हैं एथलेटिक्स, एथलेटिक टाइप, ये इन्होंने इसके बारे में कहा। दूसरा इन्होंने कहा नाटे व्यक्ति। नाटे व्यक्ति यानी जो लंबाई में कम होते हैं, छोटे मोटे जिनको हम बोलते हैं, इन्हीं को कहते हैं पिकनिक टाइप। और जो तीसरे इन्होंने बताए हैं निर्बल शरीर वाले, यानी कमजोर शरीर वाले जो दुबले पतले रहते हैं, निर्बल शरीर वाले। इनके बारे में भी इन्होंने कहा है, इन्हीं को कहते हैं लेप्टोसोमेटिक। ये अलग अलग गुण वाले व्यक्ति, इन्होंने शारीरिक बनावट के हिसाब से कहा। अब इन्होंने जो खिलाड़ी प्रवृत्ति वाले कहा, ये जो थोड़े हैं सशक्त होते हैं शरीर में, सशक्त और बलवान, क्योंकि जिसका शरीर ठीक होगा वही खेल खेलेगा। और ये जो नाटे व्यक्तित्व वाले हैं, इनको जो है छोटे मोटे, जिनको इन्होंने कहा ये मिलनसार व्यक्ति होते हैं, हर एक से मिलना पसंद करते हैं, जल्दी घुल मिल जाते हैं, मिलनसार टाइप के होते हैं। और जो तीसरा इन्होंने बताया है एक, ये जो निर्बल शरीर वाले हैं, ये कमजोर तो होते हैं, इसके साथ साथ ये थोड़े शर्मीले भी होते हैं। शर्मीले, इनको एडजस्ट होने में बहुत समय लगता है। ये धीरे धीरे जो है लोगों के साथ में घुलते पुलते हैं और एकांत प्रिय होते हैं, एकांत साथ अपने दुनिया में मस्त रहते हैं, इनको लोगों से कोई ज्यादा लेना देना नहीं रहता। ये क्रैस्मर का वर्गीकरण है। और ये इन्होंने फिजिकल स्ट्रक्चर के आधार पर डिवाइडेशन इसका किया। अब इसका अगर हम तीसरे की बात करें तो एक क्लासिफिकेशन शेल्डन ने भी दिया है। शेल्डन एक मनोवैज्ञानिक थे, शेल्डन का वर्गीकरण अगर इसकी बात हम करें तो इन्होंने भी क्लासिफिकेशन किया है। और इन्होंने कहा है ये, इसमें क्रैस्मर और शेल्डन, इन्होंने दोनों ने शारीरिक बनावट के आधार पर के, इन्होंने भी ये फिजिकल स्ट्रक्चर के आधार पर शारीरिक बनावट, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, इन्होंने भी कहा। इन्होंने कहा नंबर 1 पे गोलाकार, गोल मटोल जिनको हम बोलते हैं, ये जो है गोलाकार व्यक्ति, इनको इन्होंने कहा है ये एंडोमार्फिक होते हैं, इन्हीं को अंग्रेजी में कहते हैं एंडोमार्फिक।
और दूसरे इन्होंने कहा है आयताकार। आयताकार इनको बोलते हैं मीसोमॉर्फिक। और तीसरा इन्होंने कहा है लंबाकार। ये लंबे व्यक्ति होते हैं, लंबे आकार वाले। और इनको कहा है एक्टोमॉर्फिक। अब ये इन्होंने शारीरिक स्ट्रक्चर के हिसाब से ही इनकी भी व्याख्या की है। और इनके गुणों को अगर इसकी हम बात करें तो ये जो गोलाकार होते हैं ये आराम तलब होते हैं, आलसी टाइप के, इन्हें ज्यादा काम करने में या मेहनत करने में बड़ी तकलीफें महसूस करते हैं। दूसरा ये जो आयताकार है, छोटे मोटे चपटे जो है, आयताकार मतलब लंबे चपटे, ये जो है ये होते हैं फुर्तीले, इन्हें चुस्त दुरुस्त होते हैं, चुस्त होते हैं, फुर्तीले टाइप के होते हैं। और एक इन्होंने कहा है ये जो एक्टोमॉर्फिक है, जिसको इन्होंने लंबाकार कहा है, ये चिड़चिड़े स्वभाव वाले होते हैं। जरा जरा सी बात में गुस्सा आ जाना, घमंड करना, बातचीत, चिड़चिड़ा स्वभाव, ये इस प्रकार के होते हैं। तो ये इन्होंने कहा है। अब इसके बाद 2-4 वर्गीकरण में आपको और बताता हूं। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो अब मैं इसको चौथा जो वर्गीकरण है उसको मैं अभी, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। नंबर 4 ये है स्प्रेंगर। स्प्रेंगर का वर्गीकरण। और इन्होंने भी विशेष गुणों के आधार पर, यानी गुणों के आधार पर ही इन्होंने किया। इन्होंने शारीरिक बनावट पर नहीं किया, गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया है। गुणों के आधार पर इन्होंने बताया कि कितने प्रकार का व्यक्तित्व आदमी का हो सकता है। जैसे इन्होंने कहा नंबर 1 सैद्धांतिक, थ्योरेटिकल इनको बोलते हैं, सैद्धांतिक व्यक्ति, थ्योरेटिकल जिसको बोलते हैं। और ये जो व्यक्ति होते हैं दार्शनिक टाइप के होते हैं, बुद्धिमान आदमी होते हैं, बुद्धिमान आदमी होते हैं, समझदार होते हैं, इस प्रकार के व्यक्तित्व। दूसरा इन्होंने कहा है सामाजिक व्यक्ति। सामाजिक, जिनको ये थ्योरेटिकल हो गया और ये सोशल टाइप के हो गए। ये समाज सेवी लोग होते हैं, जो समाज सेवा में ज्यादा रुचि रखते हैं, सामाजिक कार्यों में, इस प्रकार के लोग होते हैं। इनको सामाजिक व्यक्तित्व कहा जाता है, इनको सोशल टाइप का होते हैं। और तीसरा इन्होंने कहा है कलात्मक व्यक्ति। कलात्मक व्यक्ति यानी जो कला की दृष्टि से हर चीज को देखते हैं, है ना। ये इनको जो है एस्थेटिक, ये जो होते हैं हर उसमें जो है सौंदर्य प्रेमी होते हैं। ये हर चीज को कला की दृष्टि से देखते हैं, हर चीज में जितनी भी कलाएं हैं उन पर इनकी नजर जाती है। आपने देखा होगा कि जो जिस काम को करता है, जिस तरह का उसका नेचर होता है, वो हर चीज को उसी एंगल से देखता है। तो ये लोग भी उसी तरह के होते हैं। अगला इसमें है राजनैतिक व्यक्तित्व। राजनैतिक, पॉलिटिकल जिसको बोलते हैं, ये नेता टाइप के होते हैं। लीडरशिप इनका गुण इनके अंदर पाया जाता है। और ये लीडर का मतलब केवल राजनीति का मतलब नेतागिरी से ही नहीं है। लीडरशिप वो किसी भी तरह की हो, जो लीड करता है वही लीडर है। और उस प्रकार के गुण इन लोगों में होते हैं ज्यादातर।
ये इन्होंने एक व्यक्तित्व बताया। और दूसरा इन्होंने कहा है कि धार्मिक प्रवृत्ति वाले लोग भी होते हैं, जो धार्मिक कार्यों में ज्यादा रुचि लेते हैं, धार्मिक व्यक्ति, रिलीजियस। ये जो है धार्मिक कार्यों में ज्यादा रुचि लेते हैं, ये धार्मिक व्यक्ति होते हैं। और एक इन्होंने और बताया है आर्थिक प्रवृत्ति वाले। कुछ व्यक्ति इन्होंने बताया कुछ आर्थिक प्रवृत्ति वाले होते हैं, जो हर काम को जो है आर्थिक दृष्टिकोण से होते हैं, देखते हैं, जिनको हर जगह जो है इसमें कितना खर्चा आ गया, इसमें कितना खर्चा आएगा, कितना हानि होगी, कितना लाभ होगा, दिन रात इसी उसमें लगे रहते हैं। ये धन से संबंधित विचार इनके रहते हैं और ये इकोनॉमिकल टाइप के होते हैं। धन के प्रेमी भी आदमी को कह सकते हैं। तो ये तो हुआ स्प्रेंगर का वर्गीकरण। इन्होंने गुणों के आधार पर कितने प्रकार के व्यक्ति बताए, 6 प्रकार के। इन्होंने कहा इतने प्रकार के हो सकते हैं। और इसमें एक जो थे और थे युंग, 5वें। और युंग, इसको जो है अंग्रेजी में जुंग भी कहते हैं, युंग का वर्गीकरण। ये बहुत महत्वपूर्ण है और आधुनिक युग में इन्हीं के आधार पर हम व्यक्तित्व का वर्गीकरण भी करते हैं। और जब आप पढ़ेंगे तो आपने देखा कि बहुत सारे टेस्ट, जितने भी हम मेजरमेंट करते हैं, पर्सनैलिटी के टेस्ट करते हैं या पर्सनैलिटी मेजरमेंट करते हैं, उनमें ज्यादातर युंग का वर्गीकरण ही माना गया और ये कहा गया कि यही सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि आलोचनाएं तो सब में चलती रहती हैं, अभी और भी आगे आते रहेंगे। इन्होंने 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए। पहला तो कहा इन्होंने अंतर्मुखी, इसको कहते हैं इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी व्यक्तित्व। दूसरा इन्होंने बताया बहिर्मुखी, इसको कहते हैं एक्सट्रोवर्ट। और तीसरा एक और इसमें है, यहां पे दिखाई नहीं देती, यहां पे लिख देता हूं, नंबर 3 मध्यमुखी, यानी एम्बिवर्ट। अब ये क्या क्या होता है कि ये अंतर्मुखी जो व्यक्तित्व है, ये वो व्यक्ति होते हैं जो अपने आप में गुमसुम रहते हैं, दूसरों से ज्यादा बात पसंद नहीं करते, एकांत में रहना चाहते हैं, दूसरों के साथ जल्दी घुलने मिलने में तकलीफ होती है, गुमसुम रहना, चुपचाप रहना, एकांत में रहना, अपने आप में खोए रहना, ये अंतर्मुखी होते हैं, जो अंदर की ओर मतलब अंतर्मुखी का मतलब अंदर की ओर, अपने आप में गुमसुम। दूसरा है बहिर्मुखी, ये वो होते हैं जो बहुत जल्दी नए लोगों से दोस्ती करते हैं, 2 मिनट में बातचीत, हेलो हाय, कहां से आए हो, क्या हुआ, 1 मिनट में सवाल दाग देंगे आपसे और तुरंत आपसे दोस्ती कर लेंगे, जल्दी घुल मिल जाते हैं सोसाइटी में। ये दूसरे प्रकार के होते हैं। और तीसरा होता है जो जिसमें दोनों होते हैं, ना बहुत ज्यादा अंतर्मुखी होते हैं, ना बहुत ज्यादा घुलने मिलने वाले होते हैं, दोनों का मिश्रण है। ये तीसरा प्रकार मध्यमुखी, जिसको हम एम्बिवर्ट बोलते हैं, जिसमें दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। तो ये इस प्रकार के व्यक्तित्व है कि या तो व्यक्ति अंतर्मुखी होगा, बहुत ज्यादा चुपचाप रहने वाला, गुमसुम, या फिर बहुत जल्दी घुलने मिलने वाला, या फिर मीडियम स्तर का यानी मध्यमुखी होगा। ये युग का वर्गीकरण। तो ये पूरे व्यक्तित्व के जो वर्गीकरण थे ये आपको समझ में आ गए होंगे अलग अलग। तो ये थी व्यक्तित्व की परिभाषा, व्यक्तित्व क्या है और व्यक्तित्व की परिभाषा और इसका वर्गीकरण। इसके बारे में आपने समझा, मैं समझता हूं ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और आप यदि आपको समझ में आए तो कोशिश कीजिए कि इसको वीडियो को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मैं इसके बाद अगले वीडियो में बात करूंगा इस व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, यानी किन किन कारणों से हमारे व्यक्तित्व प्रभावित हो सकता है या होता है, उन पे हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद।